ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। शाम के 4 बजने को है, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और फटाफट अंदाज में खबरों से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपके लिए जानना जरूरी है। गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला दूसरे राज्यों की जो BS6 ईंधन से नीचे की गाड़ियां हैं उन पर रोक लगाने का है। 18 दिसंबर से दिल्ली सरकार का यह फैसला लागू होगा। दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को इस नियम से छूट है, लेकिन दूसरे राज्यों की BS6 से नीचे वाली गाड़ियां, वाहन वो 18 दिसंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी। BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। तो सिर्फ BS6 इंजन वाले वाहन ही जो दूसरे राज्यों के हैं वो दिल्ली में एंट्री ले पाएंगे, वरना तो बाकी सभी जो BS6 से नीचे के इंजन हैं वैसे वाहन दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। 18 दिसंबर से ये नियम दिल्ली में लागू होगा। दूसरे राज्यों की BS6 इंजन से नीचे की गाड़ियों की एंट्री बैन। 18 दिसंबर से लागू हो जाएगा ये नियम। दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को इस नियम में छूट है। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली के नंबर पर रजिस्टर्ड है तो फिर आपको इस नियम से छूट मिलेगी। आपकी गाड़ी में BS6 से अगर कम वाला इंजन है, BS4 वाला इंजन है, तब भी आप दिल्ली में गाड़ी चला सकते हैं अगर गाड़ी दिल्ली नंबर पर रजिस्टर्ड है। दूसरे राज्यों की BS6 इंजन से नीचे वाले जो वाहन हैं उनका प्रवेश दिल्ली में बैन रहेगा। तो कल रात तक दिल्ली की सीमा से बाहर जाने का आदेश ऐसे वाहनों के लिए जो BS6 से कम जिनका इंजन है और जो दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। नोएडा से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से बलराम पांडे। पहले बलराम पांडे के पास आपको लेकर चलेंगे और बलराम से जरा विस्तार से समझते हैं ये प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का जो बड़ा फैसला गाड़ियों को लेकर लिया गया है, इसके बारे में विस्तार से बताइए बलराम। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से AQI दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा है कि 18 दिसंबर से दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड जो गाड़ियां हैं, वो BS6 के नीचे की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगी, यानी उन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। और साथ ही जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो BS4 की चल सकती हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाहे वो पेट्रोल की गाड़ियां हो, चाहे डीजल की गाड़ियां हो, चाहे कॉमर्शियल वाहन हो, चाहे प्राइवेट वाहन हो, सभी जो दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं वो BS6 के नीचे के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ऐलान यह भी किया कि अगर जिस वाहन के पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी PUCC सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन वाहनों को 18 दिसंबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो यानी दो बड़े ऐलान किए हैं और दिल्ली सरकार ये मान रही है कि इससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होगा। हालांकि दिल्ली की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए जो नियम बनाए हैं, जो दो बड़े फैसले लिए हैं, उनको लेकर के उनका क्या कहना है।
क्या कहेंगे जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली से सटे हुए जो अन्य राज्य हैं वहां के वाहन BS6 के नीचे के जो वाहन हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो देखिए, यहाँ तक मैं अभी दिल्ली के हालात बहुत ही ख़राब हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं इनसे परेशान हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इनकी वजह से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं लिया गया है। आप दिल्ली के बाहर के वाहन को रोक रहे हैं और दिल्ली में जो इतनी वाहन चल रही है इनमें भी तो कुछ नियम आपको लाना होगा। और उसके बाद यहाँ आप इनके अलावा आपने क्या किया? अभी आप पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी तो कुछ कीजिए आप। इनके लिए भी कोई एक अच्छा कदम नहीं है, बस हाँ हवाबाजी यही चल। ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है ये काफ़ी नहीं है। नहीं, ये सही है, मतलब करना चाहिए पॉल्यूशन। हाँ जी, ये जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं उनका मेंटेनेंस हो, गाड़ी वाहन यातायात कम किया जाए जिससे पॉल्यूशन कम होगा, पेड़ पौधे लगाया जाए, बाहर की जो गाड़ियाँ हैं अनदर स्टेट की उन्हें नहीं लाया जाए, तब जाके भीड़ भाड़ कम होगा तो पॉल्यूशन कम हो सकता है, शायद वही चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है जी कि जो बाहरी राज्यों के वाहन हैं वो BS6 के नीचे के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से बैन रहेंगे, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम तो ये बिल्कुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि BS6 के जिस इंजन के अलावा जो और इंजन होते हैं वो जो प्रदूषण है उनका जो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से आप प्रदूषण के जो पार्टिकल्स होते हैं जो भी आप देख पा रहे हो पर्यावरण में ज़्यादा लगते हैं, आपको खुद से आपको एक अनकम्फर्टेबल आपको लगेगा जब आप सांस लेंगे। तो इस बीच ऐसा कुछ कदम आना तो मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और इस बीच अगर थोड़ा सा भी कार्बन एमिशन हमारा कम होता है, यानी कि AQI जो कि 500-600 जाना अमूमन मतलब बिल्कुल सामान्य बात हो चुकी है, उसमें भी थोड़ा सा अगर कटिंग होती है 300-250 पे भी वो आता है, तो ये हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं एक समय बाद कि हम भी लेकिन इससे जो पड़ोसी राज्य हैं, खास तौर से उत्तर दिल्ली वालों के लिए तो ये खबर वाकई में बहुत राहत वाली खबर है। लेकिन अगर बात दिल्ली के आसपास जो NCR में रहने वाले अन्य लोग हैं, नोएडा के लोग हो गए, गाजियाबाद के लोग हो गए, फरीदाबाद के लोग हो गए, अब जब BS6 से नीचे के वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर 18 दिसंबर से लोग हो जाएगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज सुबह अपने वाहन से दिल्ली आते हैं और शाम में काम निपटा कर वापस चले जाते हैं। उन लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है इससे मुश्किल होगी। तो नोएडा के लोग अहमद बिलाल के साथ मौजूद है। बिलाल, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल रुमाना, देखिए मेरे साथ जो लोग नोएडा के जो रिहायशी इलाकों में जो रहते हैं, इनका जो हर रोज़ का रोज़मर्रा का काम जो है वो दिल्ली में पड़ता है, और ना सिर्फ ऑफिस वर्क के बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे पर्सनल काम, चाहे रिश्तेदारों से मिलने जाना हो, इसके लिए इन्होंने गाड़ियां तो ली थी, लेकिन परसों से 18 दिसंबर से आप लोगों की गाड़ियां जो है वो दिल्ली में एंट्री नहीं ले पाएंगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके पास BS4 पेट्रोल वाहन है। जब आपने लिया था सोचा होगा कि आप पूरे देश में जा सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया कि आपकी दिल्ली में एंट्री बैन हो जाएगी परसों से। कैसे देख रहे हैं इस फैसले? आई थिंक फैसला काफ़ी एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे हमें दिल्ली ऑफिस जाना होता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। अब ऑफिस में भी क्या बोलेंगे, उनको ये थोड़ी बताएंगे कि हम नई गाड़ी लेंगे इसके लिए। तो मेरे ख्याल से कि सरकार को कोई दूसरी चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सारे अलग मानक हैं जिनसे पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ गाड़ियों को बैन करने से एक ही समस्या मेरे हिसाब से हल नहीं हो सकती है। अच्छा सर, आप बताएं, आपके पास वाहन जो है वो परसों से दिल्ली में बैन हो जाएगा अगर BS6 से नीचे का वाहन है। कैसे इस फैसले, इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, मेरे को तो बहुत असर पड़ने वाला। मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, उसको और मैं डेली छोड़ना और लेना होता है, और मैं कैसे जा पाऊँगा वहाँ पे? गाड़ियों को रोकना, किसी भी तरह से बैन करना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दिसंबर नवंबर में जब पॉल्यूशन बढ़ता है, जब ही क्यों जागते हैं? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, उतना पॉल्यूशन हो रहा है। आप जाके देखिए, दिल्ली में जाके देखिए, इतना डस्ट है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, मगर आम जो मानस है उसकी परेशानी बढ़ाई जा रही है। परेशानी को और बढ़ाया जा रहा है। सर आप बताइए कि आपके पास BS6 से अगर नीचे का वाहन है तो एंट्री बैन कर दी जाएगी, सीधे सीधे आप लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, क्या परेशानी बढ़ेगी, या अच्छा कदम है? सर बहुत समस्या होगी जिन लोगों के पास कारें हैं। देखिए, एंट्री तो बंद हो गई। अब आप ये देखिए कि हम पर्टिकुलर की बात है, एज ए सारे जितने हमारे निवासी हैं नोएडा से जो दिल्ली जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। समस्या ये है कि ये कोई पहली बार नहीं होता, पिछले कई सालों से पॉल्यूशन होता है, और यही करते हैं कि
BS4 बंद कर दिया, BS5 बंद कर दिया। ये कोई ऐसा क्यों नहीं इंतजाम करते हैं कि ये पॉल्यूशन की समस्या ही नहीं आए। और बहुत से ऐसे साधन, बहुत देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री बैन हो जाएगी परसों से, अगर आप जी देखा जाए समझी जा सकती है ये दिक्कत जो दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को अब उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब जो उनकी गाड़ियां हैं अगर वो BS6 से नीचे गाड़ी में इंजन है तो फिर वो दिल्ली में दाखिल नहीं होगी। 18 दिसंबर से ये नियम दिल्ली में लागू होने जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये नियम और इसे लागू करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियासत दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जोरदार तरीके से जारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं आप सड़क पर उतरे हुए। कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में दिल्ली सचिवालय के बाहर थाली बजाकर प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, इसीलिए सोई हुई सरकार को थाली बजाकर जगाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आरोप है आम आदमी पार्टी का कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है उससे आम जनता परेशान है और दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर थाली बजा करके दिल्ली सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, मोदी जी ने कोरोना में थाली बजाई थी, कोरोना खत्म हो जाएगा, हम थाली बजा रहे हैं, रेखा गुप्ता जग जाए और हमारा देश दिल्ली का हाल बुरा हो रहा है वो सही हो जाए। पहले जो कह रहे थे जमुना 2 दिन में ठीक कर देंगे, आज 1 साल हो गया अभी तक जमुना में कुछ नहीं हुआ और दिल्ली का बुरा हाल हो रहा है। लेकिन प्रदूषण तो आज की समस्या नहीं है ना, ये तो कई दशक से चला आ रहा है दिल्ली के अंदर प्रदूषण का खेल। जब रेखा गुप्ता जी कह रही है बातें ही खत्म कर देंगे, अब तो 500 प्लस हो रहा है बाबूजी, 500 प्लस, पब्लिक बिल्कुल परेशान है, हम परेशान है, सबके गले खराब, सब कुछ खराब। रेखा गुप्ता जागो 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 जागो। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफी तादाद में जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। सरकार तो कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रदूषण पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कुछ सिर्फ पेपरों में, कोई काम नहीं कर रहे। वो पहले तो केजरीवाल जी के पीछे पड़े रहते थे, चैम्बर बना दिया, गैस चैम्बर बना दिया गया। अब खुद देखो ना, कोई कहने वाला नहीं है ना, अब हम उनकी भाषा में ही सिखा रहे हैं इन्हें। जैसे वो थाली चम्मच चलवाते हैं ना, तो हम उनकी भाषा में ही समझा रहे हैं उन्हें। जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो थालियां बजवाई थी, सबको बोला ये थाली बजाओ कोरोना भागे। आज हम भी थाली। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी तो यहाँ पर AQI 400 के पार, 500 के पार पहुँचता था, मगर 400 से ऊपर कभी नहीं गया, उससे नीचे ही नीचे रहता था। पर आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। पराली के लिए भी हमने उसमें वो लगाया कि जी पराली नहीं जलेगी जिससे कि और क्यों खराब, मगर रेखा जी तो कुछ कर ही नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है कि यानी आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और थाली बजाते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सरकार जो है वो सोई हुई है और इसीलिए नींद से जगाने के लिए सरकार को थाली बजाकर उठाने की कोशिश वो कर रहे हैं और लगातार नारा लगाया जा रहा है कि प्रदूषण तुमको जाना होगा। और इसी नारे के साथ सचिवालय के बाहर लगातार आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव गुम्बर के साथ बलराम पांडे, ABP न्यूज। तो आम आदमी पार्टी का ये थाली वाला प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी के हिसाब से दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और सो रही है और उसी सरकार को जगाने के लिए वो थाली बजा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। दिल्ली में प्रदूषण कम ना होने पर दिल्ली की जनता से माफी मांगी है मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कोई भी सरकार 10 महीने में प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। प्रदूषण के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदूषण के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार, कोई भी सरकार 10 महीने में आकर तो प्रदूषण की समस्या का हल नहीं कर सकती है ना। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है,
हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे। दिल्ली के लोगों से वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 महीने में कोई भी सरकार प्रदूषण का हल नहीं निकाल सकती। हाँ, दिल्ली सरकार जो है वो कोशिशें लगातार कर रही है और साथ ही अपने सियासी विरोधियों को वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि पिछली सरकारें जब थी तब तो दिल्ली का इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर बड़ा कदम। 18 दिसंबर से BS6 से नीचे के वाहन जो दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। पेट्रोल डीजल लेने के लिए PUC सर्टिफिकेट जरूरी। थाईलैंड से भारत लाए गए गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधु दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा संपन्न करने के बाद इथियोपिया रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने एयरपोर्ट तक आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई की। जॉर्डन में एक कार में बैठे देखे पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी को लेकर खुद म्यूजियम गए, खुद ड्राइव कर रहे थे कार। मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया बिल पेश। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी बिल पेश किया। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कुछ सांसदों ने पुरानी संसद भवन की छत पर चढ़कर नारे लगाए। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कहा, सरकार का फैसला समझ से परे है। कांग्रेस के सांसद वामसी कृष्ण गद्दाम इलेक्ट्रिक बाइक से संसद आए। वायु प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल किया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट से राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिली है। अशोक गहलोत ने बताया सत्ता पर सत्य की विजय का प्रमाण। कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में पथ निर्माण और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी थी। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मुलाकातों का दौर भी जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले नितिन नवीन। और अब बात गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधुओं की, जिनकी फरारी के 10 दिन के बाद आखिरकार आज थाईलैंड से वापस भारत ले आया गया है। 25 मौत के जिम्मेदार हैं ये लूथरा बंधु। गोवा के गुनहगारों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में लूथरा बंधुओं की कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा दोनों को। थाईलैंड से लूथरा बंधुओं को आज ही भारत लाया गया है। गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा उस नाइट क्लब के मालिक हैं जहां 6 दिसंबर को आग लगी थी और इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। रात में अग्निकांड हुआ और सुबह होते होते 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर 7 दिसंबर को ही दोनों भाई भारत से फरार हो गए, थाईलैंड पहुंच गए थे। अब उन दोनों भगोड़ों को बैंकॉक से दिल्ली ले आया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो 2 तस्वीरें। एक ओर दिख रहा है कैसे लूथरा बंधुओं को बैंकॉक से भारत लाया गया है, दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर आपके सामने है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, बैंकॉक से भारत आ गए हैं लूथरा बंधु। गोवा पुलिस अब ट्रांजिट रिमांड लेने की तैयारी में।
जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर उनको लाए हुए 2 घंटे का समय बीत चुका है और चूंकि उनका पासपोर्ट सस्पेंड था तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तमाम जो दस्तावेजी कार्रवाई है वो एयरपोर्ट पर की जा रही है। उसके बाद इंदिरा गांधी अस्पताल में उनका मेडिकल करवाया जाएगा जो प्रोटोकॉल है, और उसके बाद फिर उन्हें इसी रुवाना जी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा पुलिस आज ही जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनको गोवा लेकर निकल जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि जो कानून से बचने के लिए भारत की धरती को छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे, आखिर वही कानून के दायरे में अब गोवा पुलिस कहीं ना कहीं उनको लेकर इसी भारत की धरती पर आई है। और अब इंसाफ जरूर होगा उन तमाम लोगों को लेकर जो इस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो 25 निर्दोष जो मारे गए उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा और इन लूथरा बंधुओं का हिसाब भी जरूर होगा। गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की जान चली गई थी जिससे पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और ऐसे में लूथरा बंधुओं को भारत वापस लाना उन पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी खबर है जिनके करीबी अग्निकांड में मारे गए और उनके लिए वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गोवा अग्निकांड की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक नाइट क्लब में जरूरी फायर सेफ्टी नियमों का पालन तक नहीं किया गया था। हादसा इतना बड़ा हो गया इसी वजह से क्योंकि नियम कानून की धज्जियां इस नाइट क्लब में उड़ाई गई थी। और अब बात संसद में आए उस बिल की जिसको लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बिल का नाम है VBG रामजी, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इस पर घमासान इसलिए शुरू हो गया क्योंकि इससे मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अब अतीत बनने जा रहा है। आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत जी रामजी बिल पेश उन्होंने किया, जो संसद से पास होने के बाद मनरेगा की जगह ले लेगा। ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया कानून ये सरकार बनाने जा रही है, यानी महात्मा गांधी का नाम हट जाएगा और महात्मा गांधी की जगह जी रामजी के नाम से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी। जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में बिल पेश कर रहे थे, वैसे ही सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने के आरोप लगाए, तीखा विरोध दर्ज कराया। हंगामा सदन के अंदर हुआ और हंगामा उससे ज्यादा सदन के बाहर भी हुआ। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कुछ विपक्षी सांसद बाकायदा जो पुरानी संसद भवन की इमारत है उस इमारत की छत पर चढ़ गए, वहां जाकर नारेबाजी करने लगे, हाथ में बापू के पोस्टर्स के साथ। और साथ ही विकसित भारत जी रामजी बिल के विरोध वाले पोस्टर्स के साथ विपक्ष के सांसद आज संसद भवन परिसर में नजर आए। तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये विरोध और विरोध की कमान आप कह सकते हैं एक तरीके से खुद प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में ली हुई थी। प्रियंका गांधी की तरफ से सरकार पर निशाना भी साधा गया, ये कहते हुए कि नाम बदलने की कैसी सनद। जो विपक्ष के सांसद थे उनकी तरफ से नारेबाजी भी यही की जा रही थी कि महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। जो देश में रोजगार गारंटी वाला कानून है, आखिरकार क्या औचित्य कि उसमें से आप बापू का नाम हटा दें। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम क्यों बदल रही है सरकार? ये सीधे से राष्ट्रपिता का अपमान है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाए गए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से अपने बचाव में कहा गया कि महात्मा गांधी तो खुद राम राज्य की बात करते थे और ऐसे में अगर योजना में जी राम जी आ गया तो विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें
वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है, तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूँ कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे, और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना, मतलब दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी, ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की करेंगे। अपने 3 देशों की विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में थे। जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को खास सम्मान भी दिया गया है। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक लेकर गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल हुए। आज ही प्रधानमंत्री अम्मान में देश के सबसे बड़े म्यूजियम में गए। मोदी कल शाम जॉर्डन पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की, और तभी प्रधानमंत्री ने जॉर्डन को भारत के लिए गोल्डन रास्ता और रिश्ता बताते हुए इस देश के साथ भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। जॉर्डन दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी अब इथोपिया के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी में नजर आए। बाकायदा खुद क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्राइव करके लेकर गए म्यूजियम में। इसके अलावा जॉर्डन म्यूजियम का दौरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ही, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बिजनेस फोरम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और यहां दोनों देशों के बीच कैसे आर्थिक रिश्ते जो हैं उनको और मजबूत किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी एक खाका, एक दिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। अभी फिलहाल जॉर्डन का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया के लिए रवाना हो गए।
दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं, कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।